हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले बैकएंड मास्टर विद नोट जैसे मैंने आपसे एक प्रोजेक्ट बनवाया था जिसका नाम था नोट्स एपीआई। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं यहाँ पर स्ट्रीम्स के बारे में डिस्कस कि स्ट्रीम होती क्या चीज़ है और कब यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए, ये सब भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। और जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने प्रोजेक्ट बनवाया था आपसे नोट्स एपीआई का, वो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है पहली बात तो, ठीक है। और उसके अंदर जो छोटे मोटे बग्स थे वो बग्स ये थे कि कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो इंपोर्ट करनी रहती थी, बाकी ओके काम कर रहा था सब कुछ। जैसे कि JWT कहीं पर इंपोर्ट नहीं कर रखा था यूजर मॉडल के अंदर और एक आधी फाइल्स के अंदर, तो वो आप कर लेना इंपोर्ट। बाकी आपने अभी तक डिबग कर ही लिया होगा, जो प्रोग्राम था अपना उसमें एक दो बग थे वो डिबग कर ही लिए होंगे। और जो गिटअप पे ये नोट्स एपीआई का डला हुआ है ये आपको परफेक्ट विदाउट एनी एरर मिलेगा, जो कि परफेक्टली काम कर रहा होगा, ठीक है। वो बग्स मैंने ऑलरेडी फिक्स कर दिए हैं। तो अब आज की इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्ट्रीम्स को सीखते हैं। वेलकम बैक गाइस आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रीम्स सिखाने वाला हूं कि स्ट्रीम्स होती क्या है, कैसे आप स्ट्रीम्स को यूज करोगे और क्यों स्ट्रीम को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रीम है क्या चीज। देखो अभी बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि एक हमारे पास फाइल है, मान लो जैसे कि एक हमारे पास फाइल है, कोई भी टाइप की फाइल मान लो, वीडियो मान लो, इमेज मान लो, या कुछ भी मान लो आप। तो ये एक इमेज है या फाइल है कुछ किसी भी टाइप की, और ये काफी ज्यादा बड़ी फाइल है, ठीक है। लार्ज इसका साइज है, साइज मतलब कि कंटेंट इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि 1 GB है, 2 GB है, 500 MB है, कितना भी हो सकता है फाइल के अकॉर्डिंग, कितना भी हो सकता है, लार्ज है, ठीक है, लार्ज है, बस इतना पता होना चाहिए। अब मान लो, अभी मान के चलते हैं एग्जांपल के लिए, मान लो इसका जो फाइल का साइज है वो 100 MB है, कितना है 100 MB। तो ये हो गया फाइल का साइज। अब आप इसको सेंड करोगे तो कितना टाइम लगेगा, 100 फाइल का जो कंटेंट है इसका रीड करोगे पहले तो आप, फिर सेंड करोगे, है ना। तो इसको जब आप रीड करोगे एफएस मॉड्यूल के थ्रू, किसके थ्रू, एफएस मॉड्यूल के थ्रू जब रीड करोगे तो जो आपकी रैम है, ठीक है, पहले तो पूरी की पूरी फाइल को रीड करेगा, तो रैम के अंदर 100 MB ऑक्यूपाई हो जाएगी। कितनी, 100 MB ऑक्यूपाई कर ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको सेंड करा जाएगा, इतनी बड़ी फाइल को डायरेक्टली सेंड करा जाएगा, तो कि सेंड होने में जो बैंड विड्थ आपकी वो भी ज़्यादा यूज होगी, बैंड विड्थ वो भी ज़्यादा यूज होगी, कि भाई एक बार में इतनी बड़ी सेंड करो तो टाइम भी लगेगा सेंड होने में, है ना। तो ये आपका रहेगा। और आप सेंड कहाँ करोगे, क्लाइंट के पास करोगे, ठीक है। तो मान लो अभी एक यूजर ने कि फाइल को रिक्वेस्ट किया और आपने 100 MB को सेंड कर दिया आगे। लेकिन मान लो अभी आपकी जो रैम है वो लिमिटेड होती है, आपको पता ही है, ठीक है, जैसे कि 2 GB। अब 2 GB में आप कितना मान सकते हो, अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हो 2000 MB, ठीक है। और फाइल कितने MB की है, 100 MB की। मान लो 20 बंदों ने इसको एक्सेस कर लिया, कितने, 20, तो 100 × 20 करोगे तो आपका 2000 हो जाएगा ना। तो 2000 हो जाएगा। तो मान लो एक बार में 100 जनों ने एक्सेस कर लिया तो आपकी रैम तो फुल हो गई। 11वां बंदा एक्सेस करेगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, वो वेटिंग में फंस जाएगा, या फिर आपका सर्वर भी क्रैश हो सकता है। हाँ जी, आपका सर्वर भी क्रैश हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शंस है, आप एक तो क्या करोगे, रैम का साइज बढ़ा सकते हो, दूसरा आप फाइल को चेंज कर सकते हो, फाइल को कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है, या फिर फाइल को आप अलग अलग सर्वर पे भेज सकते हो कि भाई अगर इस लोकेशन से डाल दे तो इस सर्वर पे जाना, इस लोकेशन से एक्सेस करी गई है तो इस सर्वर से उठा के देना इस फाइल को, है ना। मतलब कि फैला सकते हो इस फाइल को अलग अलग जगह। लेकिन अगर आपके पास फाइल है एक जगह और आपको भेजनी है, और एक ही लोकेशन से, कंडीशन हो सकती है एक ही लोकेशन से इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जाए कि जो आपकी फाइल की साइज है वो हर बार रीड करी जाएगी पहले और रैम के अंदर सेव करी जाएगी, तभी तो वो भेजी जाएगी। क्योंकि जब आप रीड करते हो फाइल को, उसका जो कंटेंट है वो सारे एक वेरिएबल में से होता है, और वेरिएबल का जो स्टोरेज है वो क्या है, वो रैम है ना। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि रैम में वो सेव होगी। तो इससे कैसे बचे, आप एक काम कर सकते हो इससे बचने के लिए ना, वो क्या करोगे कि आप इस फाइल के टुकड़े कर लोगे, ठीक है। अब कितने टुकड़े करने हैं, कितने करने चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली इसके टुकड़े कर देगा और टुकड़े करके बारी बारी करके भेजेगा। जैसे मान लो 100 MB की फाइल है, इसने इसके 5-6 टुकड़े कर दिए। अब 5-6 टुकड़े में क्या होगा, एक टुकड़ा मान लो 20 MB का है, कितना, 20 MB का, तो एक बार में एक ही टुकड़े को रीड किया जाएगा और जो रैम यूज होगी वो कम होगी। हाँ जी, वो जो रैम है वो कम यूज होगी। तो ये आपको समझ आ गया। अब देखो आपको दिखाता हूं मैं, यहाँ पर चलते हैं, और ये मेरा एक सर्वर है, सिंपल छोटा सा सर्वर है, अभी मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप देख ही पा रहे होगे, बिल्कुल सिंपल एक छोटा सा सर्वर है। और ये मैं 26 नाम का फोल्डर बनाया, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस मैंने डाल रखा है, और .env भी शायद मैंने डाला नहीं है अभी तक, है ना। तो .env भी डाल लेते हैं, .npm i .env, ठीक है। तो ये मैंने डाल लिया अभी। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस सर्वर के अंदर मेरे पास एक फाइल होनी चाहिए, यहाँ पे एक फाइल को यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। इस फाइल को आप उठा के लेके आ सकते हो कहीं से भी, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है। यहाँ पर
देखो पेस्ट हो चुकी है फाइल big.txt। ये फाइल जो है ये आपकी करीब करीब 4 या 5 MB की txt फाइल है, काफ़ी बड़ी txt फाइल है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा बड़ी ये txt फाइल है और 4-5 MB की है ये करीब करीब, उससे ज़्यादा की भी हो सकती है। ये आप कहीं से भी उठा सकते हो, बिग txt फाइल लिख देना गूगल पे, आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है। तो अभी इस फाइल को मैं सेंड करूँगा, तो कैसे करूँगा, एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ यहाँ पे app.get, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिंक दे देते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कि सिंपल होम पेज पे आप क्या करोगे, इस फाइल को एक्सेस करोगे और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक कॉल बैक फंक्शन दे देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से RES ये हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। और इसको हम असिंक बना लेते हैं एक बार, असिंक फंक्शन है ये हमारा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्राई कैच लगाएंगे, एक सिंपल ट्राई कैच लगाएंगे और ट्राई कैच के अंदर एक हम यहाँ पे console.log एरर कर देंगे, यहाँ पे एरर और res.json और इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट भेज दूंगा success फॉल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा अगर एरर आता है तो। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट फाइल डेटा, ये हमारा फाइल का डेटा हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हमारा फाइल का डेटा आएगा इक्वल टू fs डॉट, अब fs क्या है, एक फाइल सिस्टम है, उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार यहाँ पे, इंपोर्ट fs फ्रॉम fs, ठीक है। और एक काम और कर लेंगे, यहाँ पर हम इसका जो टाइप है वो मॉड्यूल सेट कर देंगे, टाइप हमारा मॉड्यूल हो जाएगा, इससे ये इंपोर्ट स्टेटमेंट्स जो हमारी वो काम करने लग जाएंगी। अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ फाइल सिस्टम को। अब fs डॉट यहाँ पे रीड फाइल करेंगे हम, रीड फाइल, और इसके अंदर हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे, पाथ देंगे सबसे पहले यहाँ पे कि क्या पाथ हमको देना है। पाथ हमारा होगा यहाँ पे ./big.txt और उसके बाद मैं यहाँ पर देने वाला हूँ एक ऑप्शन दे देंगे UTF-8 एनकोडिंग का, हमारी जो फाइल है वो UTF-8 एनकोडिंग की है और यहाँ पे हमको अवेट देना पड़ेगा, यहाँ पे अवेट, ठीक है। जब आप अवेट लिखोगे तो ये अवेट काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा fs.promises.read फाइल, कि भाई जो रीड फाइल फंक्शन है उसको एक एज अ प्रोमिस रिटर्न करना और सारा का सारा जो डेटा है वो फाइल डेटा के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे res.send कर देंगे सिंपल फाइल डेटा को, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, सेंड कर दिया डेटा। अब इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं एक बार, npm रन dev करेंगे यहाँ पे, पर उससे पहले dev स्क्रिप्ट होनी चाहिए हमारे पास। यहाँ पर हम बनाते हैं एक dev स्क्रिप्ट dev और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे nodemon server.js, ये तो आपको रट ही गया होगा बार बार कर करके। npm रन dev करेंगे, एंटर करेंगे तो हमारे जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है पोर्ट 4000 पे। अब चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पे मैं फायरफॉक्स को ओपन करता हूँ और फायरफॉक्स को ओपन करने के बाद डोंट शो दिस मैसेज अगेन, यहाँ पे मैं लिखूंगा लोकल होस्ट कोलन 4000, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ओपन करा है तो हमारी पूरी की पूरी फाइल यहाँ पे एक ही बार में आ चुकी है ना। तो यहाँ पर जो गाइस मेमोरी यूज हुई है वो मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया था कि किस तरीके से आपकी जो मेमोरी है वो यूज की जाएगी, मतलब कि पूरी की पूरी फाइल को रीड करा जाएगा और फिर उसको भेजा जाएगा, ठीक है। तो पूरी की पूरी फाइल को जैसे ही रीड करा तो जितनी बड़ी फाइल थी उतनी जगह रैम में ले ली। अब 1 GB की फाइल होगी तो पूरी की पूरी 1 GB की जगह रैम में ले लेगी, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ जी, जो कि बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्ट्रीम्स का यूज करना है। किसका यूज करना है, स्ट्रीम्स का। और स्ट्रीम का यूज करने के बाद आपके पास क्या होगा, आपके पास ऑप्शन आएगा स्पेशल। देखो एक चीज दिखाता हूं मैं अभी आपको, एक काम करते हैं, एक पैकेज है npm i एक्सप्रेस स्टेटस मॉनिटर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपका जो एक्सप्रेस ऐप है ना उसका जो स्टेटस है, कितनी रैम ले रहा है, कितना क्या ले रहा है, उसको मॉनिटर करने में हेल्प करता है ये जो पैकेज है। आप इसको डायरेक्टली चेक कर सकते हो। तो आपको सिंपल यहाँ पे यूज करना है app.use और यहाँ पे आप स्टेटस लिख सकते हो, स्टेटस, और उसके बाद सिंपल ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। और इस स्टेटस को इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट स्टेटस फ्रॉम, और ये आपका हो जाएगा एक्सप्रेस स्टेटस मॉनिटर से, ठीक है। इसको आप इंपोर्ट कर लो, स्टेटस को एक सेकंड कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, सिंपल एक बार सर्वर को ऑन कर लो अपने, यहाँ पे सर्वर तू ऑन हो जा भाई एक बार, और एक सेकंड ऑन हो जा, और ये हो चुका है रन। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक टैब ओपन करके छोटा सा, ये आपका है लोकल होस्ट 4000 और उसके बाद स्टेटस लिख दो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेटस शो करेगा आपकी उसकी कितना, आपका जो ऐप है वो कितनी रैम यूज कर रहा है करंटली। और इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको शो होता रहेगा। देखो एक सेकंड, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको ना साइड में लगा लेते हैं इस तरफ, इस तरीके से, और यहाँ पर ये हमारी खुल जाएगी, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा इसको, तो यहाँ पे देखो रैम हमारी कितनी पीक पे गई, 66 गई है। उसके बाद जैसे ही पूरी की पूरी फाइल लोड हो जाएगी, वापस हमारी जो रैम है वो पीछे आ जाएगी, मतलब कि हट जाएगी। देखो वापस हो चुकी है 44, ठीक है। तो इतनी तो रैम देखो यूज होगी, ये तो आपको पता ही है। अब जैसे मैं इसको हार्ड
रिफ्रेश करता हूँ तो ये कहाँ जाती है, सीधी 58 पे जाती है। मतलब कि इतनी ज़्यादा रैम आपकी पहले तो वो उठा रहा है और फिर आगे भेज रहा है, उठा रहा है और आगे भेज रहा है, ठीक है। और आपकी हीप मेमोरी भी यूज़ हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा रैम लग रही है और ये गलत है। हाँ जी, अब आपको मैं एक और सेटअप करके बताऊंगा कि आपको किस तरीके से सेटअप करना स्ट्रीम का, कि जो रैम है कम से कम यूज़ हो, जिससे जो रैम है जो वो कम से कम यूज़ होगी और आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब वो कैसे देखते हैं, चलो अब यहाँ पे ये जो हमारा जो कोड है इसमें मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से एक बार, इसको इस तरीके से, ठीक है। ट्राई कैच को भी हटा देते हैं, अब ट्राई कैच की मेरे को जरूरत नहीं है और असिंक की भी जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, एक स्ट्रीम क्रिएट करनी है, मतलब कि एक स्ट्रीम, समझ रहे हो, एक स्ट्रीम होगी जो बारी बारी करके चंक भेजती रहेगी, छोटा 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 चंक भेजेगी। कैसे, एक स्ट्रीम बना लो, कॉन्स्ट स्ट्रीम, ठीक है। रीड स्ट्रीम बना लो, कोई सी भी बना लो आप, एक कॉन्स डेटा लिख लो, सिंपल कुछ भी लिख सकते हो आप। वेरिएबल का नाम तो देखो आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी चॉइस है। उसके बाद आप लिखो fs डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम, ठीक है। एक राइटिंग स्ट्रीम भी होती है जब आपको छोटा 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 चंक राइट करना हो किसी फाइल के अंदर, और एक होती है रीडिंग स्ट्रीम जब आपको छोटा छोटा चंक रीड करना हो, ठीक है। आप इसके अंदर ना सेटअप भी कर सकते हो कि भी कितनी वैल्यूज पर्टिकुलर रीड करनी है, कितना साइज आपको रीड करना है एक बारी के अंदर, वो सब कुछ आप सेटअप कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम सबसे पहले देंगे फाइल का पाथ, यहाँ पे big.txt हो जाएगी ये फाइल हमारी, और एनकोडिंग भी दे सकते हो आप। यहाँ पे कौन सी एनकोडिंग है, UTF-8 हमारी, UTF-8 देखो एनकोडिंग UTF-8 ही होती है ज्यादातर। UTF-8 में आपके सारे कैरेक्टर्स और इमोजीज वगैरह शो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। तो ये स्ट्रीम हमारी बन चुकी है ना, तो इसको डेटा ना कह के हम स्ट्रीम बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम नहीं स्ट्रीम, STREAM, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रीम डॉट ऑन, ठीक है। हम एक पाइप बनाएंगे यहाँ पर, पाइप समझ रहे हो, हम एक पाइप जोड़ के रख देंगे आपका और क्लाइंट का, और उसके अंदर से छोटा छोटा डेटा भेजते रहेंगे। जैसे ही कंप्लीट डेटा पूरा हो जाएगा हम क्या करेंगे, उस पाइप को तोड़ देंगे, पाइप को तोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रीम डॉट ऑन, जब ऑन होगी स्ट्रीम तो आप डेटा को भेजना है, ठीक है। जो डेटा है वो जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्या होगा, सॉरी, कॉल बैक फंक्शन होगा इस तरीके से, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपको एक छोटा सा चंक मिलेगा, ठीक है। चंक डेटा मान लो, डेटा इसको आप कह सकते हो डेटा मिलेगा, ठीक है। चंक भी बोल सकते हो कि छोटा सा हिस्सा मिलेगा आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, res डॉट राइट करना है कि भाई रिस्पॉन्स के अंदर राइट कर दो, जो चंक हमको मिला है ना वो भेज दो आप, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स एंड नहीं करना, ध्यान रखना, सेंड मत लिखना, ये आपका राइट मेथड यहाँ पे काम आएगा। राइट मेथड क्या करेगा, एक छोटे से चंक को भेजता है क्लाइंट के पास, ठीक है, छोटे से चंक को क्लाइंट के पास भेजता है, और जैसे ही हमारी जो स्ट्रीम है वो एंड हो जाएगी, स्ट्रीम डॉट ऑन, और ऑन के अंदर जब ये एंड हो जाएगी, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन भेजेंगे, यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन को रन करवाएंगे, और इसके अंदर हम res डॉट एंड कर सकते हैं, ठीक है, कि भी अब हमारा जो रिस्पॉन्स है वो एंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारी कितनी रैम यूज होने वाली है, अब आप खुद देखना, मैंने एक रीड स्ट्रीम क्रिएट करी है और ये बारी बारी छोटा छोटा चंक में हमारे पास डेटा भेजेगी। अब देखो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, ठीक है। अब कितनी रैम यूज हो रही है हमारी, 50 यूज हो रही है। अब देखना यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया, अब देखो यहाँ पे 47, 66, 70 तक जा रही थी, अब देखो कितनी यूज हुई है, 47। और मैं इसको अगर दोबारा रिफ्रेश करूं यहाँ पे तो कितनी होगी, एक इसको करते हैं रिफ्रेश, और अब देखो 48। बस देखो कितना ज्यादा फर्क पड़ा हमारी रैम के अंदर, वो आप देख ही पा रहे होगे कि पहले कितनी यूज हो रही थी, 66 पे जा रही थी, 70 पे जा रही थी, और कितनी छोटी फाइल थी हमारी, 5-6 MB की फाइल है, बस ज्यादा बड़ी नहीं है। तो ये आपको पता लग रहा हो कि स्ट्रीम का कितना महत्व है। जब आप एक वीडियो यूट्यूब पे प्ले करते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी की पूरी पहले आपके पास वीडियो आती है वो और फिर प्ले होती है, नहीं, वो छोटे छोटे चंक्स में आती है, ठीक है। और वो जो चंक है वो आपके प्लेबल होंगे, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में आती है, ऐसा नहीं है कि एक बार में पूरी वीडियो आ गई। तो ये समझ आ गया आपको। तो स्ट्रीम का मेन टॉपिक यही था कि आपको ये पता होना चाहिए कि बड़ी फाइल्स हैं और उसका डेटा हमको भेजना है तो किस तरीके से भेजोगे। अब आप क्या सोच रहे हो यार फाइल भेजनी है किसी को तो क्या करेंगे, देखो फाइल जब आपको भेजनी है तो सिंपल सी बात है, आप डायरेक्ट फाइल भेजो। आप अभी क्या कर रहे हो करंटली, अभी आपको बताता हूँ, आपके मन में एक कंफ्यूजन होगी कि अगर हमको फाइल भेजनी है तो भी क्या हम स्ट्रीम का यूज करेंगे, नहीं। अगर आप फाइल भेज रहे हो ना तो आप स्ट्रीम का यूज नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि जब आप फाइल भेज रहे हो, ये मान लो एक फाइल है, ठीक है, ये 1 GB की फाइल है, ये आप भेज रहे हो तो डायरेक्ट भेज दो इसको, डायरेक्ट सर्वर से उठा ली जाएगी। उसमें आपकी रैम कहाँ यूज हो रही है, नहीं हो रही ना इतनी रैम यूज, बिल्कुल भी नहीं हो रही, क्योंकि डायरेक्ट सर्वर से उठाई जा रही है, डाउनलोड की जा रही है। लेकिन जब आप फाइल के कंटेंट को भेजो तो पहले आपको कंटेंट को रीड करना पड़ रहा है, ठीक है, पहले आप इसको रीड करोगे, और रीड करोगे तो मतलब कि एक तरीके से आप इसका जो डेटा वो रैम के अंदर सेव करोगे, और जब वो डेटा रैम के अंदर सेव होगा
तब रैम यूसेज जो है वो बढ़ जाएगी और फिर आप उसको आगे भेजोगे। समझ आया? तो मेन मुद्दा ये था कि स्ट्रीम आप कब यूज करोगे, जब आपको बड़ी फाइल का कंटेंट भेजना हो कहीं पे, ठीक है। और एक और चीज में स्ट्रीम भी यूज कर सकते हो आप। देखो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा, बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो आपकी 100 MB की फाइल है, इसको आपको जिप में कन्वर्ट करना है। किसमें? जिप में। तो आप क्या करोगे, पहले इसको रीड करोगे ना, पहले इसको रीड करोगे तो रैम कितनी यूज हुई, रैम होगी 100 MB यूज, ठीक है। अब आप इस 100 MB को क्या करोगे, जिप में कन्वर्ट करोगे, तो रैम के अंदर ही वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर एक जिप बनेगी इसकी, है ना। तो वो 100 MB की जिप भी बनेगी, MB की जिप बनेगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप उसको राइट कर दोगे एक फाइल के अंदर, जो कि रैम से फ्री हो जाएगी फिर स्पेस। तो टोटल रैम के अंदर कितनी मेमोरी यूज हुई, 200, मतलब कि जितनी फाइल थी उसकी डबल आप मेमोरी यूज कर रहे हो, समझे। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर आप स्ट्रीम का यूज कर सकते हो, एक पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो। कैसे? कि भी छोटे छोटे चंक में फाइल को उठा, जैसे 20 MB उठा लो एक बार में, और उसको 20 MB को जिप में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और उसको फाइल के अंदर राइट कर दो, फाइल के अंदर राइट भी कर दो, ठीक है। फिर अगली 20 MB उठाओ, फिर उसको जिप में कन्वर्ट करको और करके फाइल के अंदर राइट कर दो, फिर अगली उठाओ, फिर अगली, ऐसे ऐसे आप करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट है मेनली जो आपको सीखना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए कि भी स्ट्रीम अगर आपके सामने आ जाए तो स्ट्रीम कैसे काम करती है और क्यों यूज करते हैं स्ट्रीम का, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मेनली जो एडवांस लेवल होता है स्ट्रीम के अंदर, ऐसा नहीं है कि स्ट्रीम के अंदर बस इतना ही था क्या, बहुत आप डीप में जा सकते हो स्ट्रीम के अंदर भी। लेकिन जो एडवांस चीजें हैं वो आप तभी सीख पाओगे जब आप पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, ठीक है। तो जब आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, वहां पर इनके बारे में पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा। एक चीज और बता देता हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज का डेटा देखना है कि वो चंक में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप देख सकते हो कैसे। यहाँ पर आप नेटवर्क टैग में जाओ, एक सेकंड, इसको ना राइट साइड में ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर नेटवर्क टैग में हम आ चुके हैं। एक सेकंड, नेटवर्क में जाना हमको यहाँ पर, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा पेज है यहाँ पर, इसमें जूम होता है क्या? नहीं, जूम नहीं हो रहा। कंट्रोल प्लस तो होगा ना? हाँ, कंट्रोल प्लस काम तो करना चाहिए था। एक सेकंड, जूम नहीं हो पा रहा है। हाँ, हो रहा है, जूम हो रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे हेडर्स के अंदर, यहाँ पर एक सेकंड, ट्रांसफर एनकोडिंग दिख रहा है आपको, ट्रांसफर एनकोडिंग चंक्ड, ठीक है। मतलब कि जब हमने फाइल को चंक में भेजा है तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर एनकोडिंग चंक्ड, कि जो फाइल है वो चंक में आ रही है, छोटे छोटे चंक्स में आ रही है, और टोटल जो साइज ट्रांसफर हुआ है वो है 6.49 MB, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अगर आपको देखना है कि डेटा किस टाइप का आ रहा है, हेडर के अंदर देख सकते हो एक नया हेडर क्रिएट हो जाता है, ट्रांसफर एनकोडिंग, जिसकी वैल्यू हो जाती है चंक्ड, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया होगा कि कैसे आप देख सकते हो कि फाइल चंक में आ रही है या पूरी की पूरी आ रही है, पर्टिकुलरली देख सकते हो जाके, ठीक है। तो आज की जो वीडियो थी गाइस इतनी थी। अगर आपको पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक करना, स्मैश दैट लाइक बटन, हिट दैट लाइक बटन, जो भी करना आपको इस लाइक बटन के साथ कर दो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। और जो हमारी अब जो नोट जैसे ही हमारी कंप्लीट होती है लगभग पूरी की पूरी, अब बारी आती है प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स जो है वो मैं फुल स्टैक लेके आने वाला हूँ। फुल स्टैक इन द सेंस उसका जो फ्रंट एंड होगा वो आपके ऊपर डिपेंड है मेनली, आप किस तरीके से बनाओगे फ्रंट एंड को, नेक्स्ट जेएस पे बनाओगे, रिएक्ट पे बनाओगे, कैसे बनाओगे। लेकिन जो मैं फुल स्टैक प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ वो आपके लिए कभी रिएक्ट पे होंगे तो कभी नेक्स्ट पे होंगे, तो वो किसी पे भी हो सकते हैं। लेकिन करंटली रिएक्ट पे आने के ज्यादा चांसेस हैं कि आप किस तरीके से रिएक्ट से आप फ्रंट एंड डेवलप करोगे और उसके साथ के साथ आप बैक एंड डेवलप करोगे और उनको आपस में इंटरेक्ट भी करवाओगे एक साथ ही, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाली हैं वे वीडियोस होने वाली हैं आपकी होस्टिंग की, कि आपने जब आपका सर्वर बना लिया अब इसको होस्ट कैसे करोगे आप, है ना। मेनली इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ आपके लिए कि आप पर्टिकुलर एक सर्वर को आपने जो बनाया उसको होस्ट कैसे करोगे पब्लिकली, ठीक है, ताकि पब्लिक में उसको यूज किया जा सके, कोई भी आके उसको यूज कर सके, लॉग इन कर सके, जो भी आपने बनाया है उसको यूज कर पाए, ठीक है। तो वो भी हम बातें करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर। तो होप गाइस आपने कुछ सीखा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।